नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के विज्ञान के प्रश्न। वे प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधि है खंडन, पुनर्जन्म, पुनर्यौवन या फिर विखंडन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा वो है विखंडन, फिजन। तो चलिए जानते हैं कि फिजन क्या होता है। तो फिजन जो है एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव की एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसका एक उदाहरण है अमीबा। ठीक है, अमीबा यहाँ पे आपको फिगर वाइज दिखाया भी गया है कि मूल कोशिका है, फिर इसमें नाभिक का विभाजन हुआ, कोशिका के खिंचाव से विभाजन पूरा हुआ और दो नई संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधि क्या होती है? विखंडन। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन मुख्यतः अलैंगिक होता है। विखंडन में एक कोशिका दो या अधिक समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह विधि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे जीवों में पाई जाती है। और विखंडन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो द्विखंडन या जिसे बाइनरी फिजन कहते हैं, तथा बहुखंडन जिसे मल्टीपल फिजन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि जब कोई अम्ल किसी अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किन उत्पादों का निर्माण होता है? विकल्प हैं लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण, धातु ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकलती है, क्षार और हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण, या लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए, जब कोई अम्ल किसी अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, इसकी सामान्य रासायनिक समीकरण यहाँ दिखाया गया है कि धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। एक उदाहरण दिया गया है Zn यानी जिंक प्लस 2HCl अभिक्रिया करके ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषमांगी मिश्रण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? विकल्प है दो या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना यौगिक, ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से वितरित नहीं होते तथा उन्हें आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। तीसरा विकल्प है ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से वितरित होते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। चौथा विकल्प है एक शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक घटकों से और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी, ऐसा मिश्रण जिसमें घटक समान रूप से वितरित नहीं होते तथा उन्हें आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें घटकों का संयोजन असमान होता है, इसलिए वे आसानी से अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे रेत और पानी का मिश्रण, इसमें आप दोनों चीज़ों को अलग अलग देख सकते हैं। रेत को जब पानी में आप मिलाते हैं तो रेत नीचे बैठ जाती है और पानी आपको अलग दिखाई देता है। तेल और पानी का मिश्रण, तेल क्या होता है? पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो यहाँ पे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि तेल जो है ऊपर तैर रहा है और पानी जो है नीचे है। तो ये तेल और पानी दोनों ही क्या है? अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं। मिट्टी और पानी का मिश्रण, मिट्टी क्या होती है? मिट्टी के जो कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी आपको अलग दिखाई देती है। ठीक है, सलाद में आप सभी घटक को अलग अलग देख सकते हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी उदाहरण हैं आपके विषमांगी मिश्रण के। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है कि एक प्रयोग के दौरान एक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे पाचक एंजाइम कोशिका द्रव्य से में मुक्त हो जाते हैं। आगे क्या होने की सबसे अधिक संभावना है? आपके विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा,
दूसरा विकल्प है कोशिका स्वयं नष्ट हो जाएगी और मर जाएगी। कोशिका का आकार बढ़ेगा या केंद्रक तेजी से विभाजित होगा। तो सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, कोशिका स्वयं नष्ट हो जाएगी और मर जाएगी। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो कोशिका का आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ते हैं। यदि लाइसोसोम फट जाए तो एंजाइम कोशिका द्रव्य में मुक्त होकर अन्य कोशिकांगों को पचाने लगते हैं। यह प्रक्रिया ऑटोलाइसिस कहलाती है। आपसे दूसरा भी प्रश्न बन सकता है, ऑटोलाइसिस क्या होता है? तो आपको जो है कि सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, हाइड्रोजन। ठीक है, जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखें कि जब एक विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। सामान्य रासायनिक समीकरण है धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर लवण और हाइड्रोजन गैस का मुक्त होना। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है जिंक का, जब 2HCl से अभिक्रिया होता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और H2 गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखें, जब कोलाइडी विलयन में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है तो देखे जाने वाले प्रभाव का नाम क्या है? परावर्तन, टिंडल प्रभाव, अपवर्तन या परिक्षेपण? तो आपको बताना है कि कोलाइडी विलयन में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है तो कौन सा प्रभाव होता है? सही जवाब है टिंडल प्रभाव। ठीक है, विकल्प बी। जब कोलाइडी विलयन में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइड के कण जो हैं 1 से लेके 1000 nm यानी कि नैनोमीटर प्रकाश के पथ को प्रकीर्णित करते हैं, जिससे प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर टिंडल प्रभाव के कारण कोलाइडी विलयन का पथ जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखें, सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं? 2, 8, 5 या 16? सही जवाब है विकल्प बी, 8। ठीक है, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं, जिसे ऑक्टेट नियम कहते हैं। यह नियम रासायनिक स्थिरता को दर्शाता है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा को संयोजक कक्षा कहते हैं। इस कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं ऑक्टेट नियम के अनुसार। यदि बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो परमाणु इन्हें त्याग कर स्थिरता प्राप्त करता है, और यदि बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो परमाणु इसे ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था को प्राप्त करता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प है पूर्णतः निगमन पिंड के लिए उत्प्लावन बल अधिकतम होता है। दूसरा विकल्प है उत्प्लावक बल बराबर विस्थापित तरल का भार। तीसरा है उत्प्लावक बल द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। चौथा विकल्प है उत्प्लावक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। सही जवाब है विकल्प सी, उत्प्लावक बल द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे पिंड पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, इसकी गणना का सूत्र दिया गया है PD × G × VD, जहां पे PD क्या है? द्रव का घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण और VD क्या है? विस्थापित द्रव का आयतन। उत्प्लावक बल द्रव के घनत्व तथा विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में पोषक तत्व की न्यूनता का परिणाम नहीं है? निम्न उपज, अल्प वृद्धि, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, प्रभावित प्रजनन। सही जवाब है विकल्प सी, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। पौधों को वृद्धि, पुष्पन, फलन एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व चाहिए। जब किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी होती है तो पौधों की सामान्य वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। पोषक तत्वों की कमी से पौधों में निम्न उपज, अल्प वृद्धि, रोग संवेदनशीलता में वृद्धि तथा प्रभावित प्रजनन होता है, यानी कि उसका जो प्रजनन है वो भी उससे प्रभावित होता है। पोषक तत्व की कमी का पता कैसे लगाते हैं? तो उसकी कमी से, पोषक तत्व की कमी से पत्तियों का पीलापन, धब्बे, सूखना, मुरझाना एवं समय के पूर्व पत्ती का गिरना, ऐसी परिस्थितियां जो है कि उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो पौधों में जब पोषक तत्व की कमी होती है तो उनकी सामान्य वृद्धि, विकास, उपज एवं प्रजनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। साथ ही रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। अगला प्रश्न देखें। एक उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में घूमता है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, लेकिन समान अवधि बनाए रखता है तो उसकी चाल जो है, चाल की तुलना मूल चाल से कैसे की जाएगी? आपका सही जवाब है विकल्प डी, जो उसकी वी न्यू जो है वो ओरिजिनल से कितना हो जाएगा? 0.5 के इक्वल। ठीक है। तो वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह की चाल का सूत्र क्या होता है? v इक्वल टू 2πr/t, जहां r कक्षा की त्रिज्या, t परिक्रमण की अवधि, और यदि अवधि समान रहे और त्रिज्या आधी हो जाए तो चाल भी आधी हो जाती है, अर्थात v अनुक्रमानुपाते r। तब नई चाल यानी कि v न्यू इक्वल टू 1/2 v ओरिजिनल। ठीक है। तो कितना आएगा? 0.5। अगला प्रश्न देखें। देखिए प्रश्न क्या है आपका। कुकिंग के समय उबलने के दौरान निकलने वाले भाप से यदि कुक का हाथ स्पर्श हो जाता है तो जलन महसूस होने से पहले ही वह अपने हाथ क्यों खींच लेता है? सही विकल्प है यहाँ पे कि क्योंकि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया आरंभ करता है, क्योंकि मस्तिष्क प्रतिक्रिया में विलंब करता है, क्योंकि उसके हाथ की पेशियां भाप का पता लगा लेती हैं, क्योंकि ऊष्मा शीघ्र वाष्पित हो जाता है। सही जवाब है विकल्प ए, क्योंकि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया आरंभ कर देता है। ठीक है। तो जब हाथ जो है वो गर्म भाप को स्पर्श करता है तो त्वचा के संवेदी रिसेप्टर उत्तेजना को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन शुरू कर देता है और हाथ की मांसपेशियों को सिकुड़ने का संकेत भेजता है। इसलिए हाथ खींचने की क्रिया मस्तिष्क तक संकेत पहुंचने से पहले ही हो जाती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में जैसे गर्म भाप का स्पर्श त्वचा को होता है, संवेदी रिसेप्टर उत्तेजना को ग्रहण करते हैं, संवेदी तंत्रिका, और संकेत किसको जाता है? मेरुरज्जु तक पहुंचता है। फिर मोटर तंत्रिका द्वारा मांसपेशियों को संकेत मिलती है और मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और हाथ को तुरंत खींच लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से प्रक्रिया में जो है कि चोट लगने से पहले ही, मतलब भाप के से जलने से पहले ही हम अपने हाथ को खींच लेते हैं। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओम के नियम के आलेखीय निरूपण का सही वर्णन करता है? विकल्प है एक अति परवलयिक वक्र, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा, या एक दीर्घवृत्ताकार वक्र, या फिर एक अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा। सही जवाब विकल्प बी, मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा। ओम का नियम क्या है? इसके अनुसार जब तापमान स्थिर रहता है तो विभवांतर और धारा में सीधा अनुपात होता है, इसलिए VI ग्राफ मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपन करने वाले पिंड द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने का उदाहरण है? विकल्प है एक निनाद करता हुआ स्वरित्र द्विभुज,
बिना आवाज के दोलन करता हुआ एक पेंडुलम, एक चलती हुई कार या एक स्थिर पंखा। आपको बताना है कि कौन सा कंपन करने वाले पिंड द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने का उदाहरण है। सही जवाब है विकल्प ए, एक निनाद करता हुआ स्वरित्र द्विभुज। ध्वनि का उत्पादन कंपन करने वाले पिंड से होता है। जब कोई पिंड आगे पीछे तेजी से कंपन करता है तो उसके कण आसपास के वायु कणों को कंपित करते हैं और यह कंपित वायु कण तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में फैलते हैं, जिन्हें हम ध्वनि तरंगे कहते हैं। तो निनाद करता हुआ स्वरित द्विभुज या फिर उसको ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। रेडॉक्स विस्थापन अभिक्रिया में यदि तत्व X इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और तत्व Y इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या होता है? दोनों अपचयित होते हैं, दोनों ऑक्सीकृत होते हैं, X का ऑक्सीकरण और Y का अपचयन होता है, X का अपचयन और Y का ऑक्सीकरण होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, X का ऑक्सीकरण, Y का अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक तत्व ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा अपचयित। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो जहां इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो, और अपचयन जब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। तो यदि तत्व X इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो X का ऑक्सीकरण होता है, और यदि Y इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो Y का अपचयन होता है। यह रेडॉक्स विस्थापन अभिक्रिया की मूल विशेषता है। अगला प्रश्न देखें। आनुवंशिकी में मेंडल का क्या योगदान था? विकल्प है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, विकास का सिद्धांत, वंशागति के नियम या डीएनए की खोज। तो आपको बताना है आनुवंशिक में मेंडल का क्या योगदान रहा। तो विकल्प सी, वंशागति का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग द्वारा वंशागति के नियम की खोज की। उन्होंने दिखाया कि गुण पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित नियम के अनुसार संचारित होते हैं। इनके 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? तो मटर के पौधे पर। अगला प्रश्न देखें कि जब ब्रायोफिल्म से अलग हुआ एक पर्ण नम मृदा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? ये आपको दिखाया गया है कि जब एक ब्रायोफिल्म है, ठीक है, उससे अलग हुआ एक पत्ता जब किसी नम मृदा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? विकल्प है कि यह पर्ण के किनारों पर स्थित खांच से नए पादप उत्पन्न करता है, यह अपघटित होता है, यह जल अवशोषित करके बड़ा होता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी दिखाई देती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? विकल्प ए, यह पर्ण के किनारों पर स्थित खांच से नए पादप को उत्पन्न करता है। यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से सारी चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, शाकीय प्रवर्धन कहते हैं ब्रायोफिल्म में होता है। ब्रायोफिल्म के पर्ण के किनारों पर स्थित खांचों में अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं। जब पर्ण नम मृदा के संपर्क में आता है तो ये कलिकाएं जड़ें बनाकर नए पादप को उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? जल, ऑक्सीजन, वायु या सोडियम क्लोराइड? सही जवाब है आपका विकल्प बी, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? O, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जल H2O, वायु और सोडियम क्लोराइड ये सभी मिश्रण या फिर यौगिक हैं, इसलिए ये तत्व नहीं है। तो आपसे पूछा था ना तत्व कौन है, तो तत्व कौन है? उसमें से ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न देखें। किस कोशिका में एक गहरी गोलाकार संरचना है जो पदार्थ विनिमय के लिए छिद्र वाली झिल्ली से घिरी होती है? विकल्प है सेंट्रोसोम, डबल, न्यूक्लियस डबल, वैक्यूल सिंगल, सेंट्रोसोम सिंगल। सही जवाब है आपका विकल्प बी, न्यूक्लियस डबल। तो केंद्रक क्या है? कोशिका की एक महत्वपूर्ण गहरी गोलाकार संरचना होती है।
यह एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इस दोहरी झिल्ली में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पदार्थ विनिमय को संभव बनाते हैं। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है जो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो याद रहेगा आपको। देखें अगले प्रश्न को। प्रश्न है, कार्य को धनात्मक तब कहा जाता है जब, विकल्प है जब बल विस्थापन के लंबवत होता है, जब बल और विस्थापन एक दिशा में होते हैं, जब कोई विस्थापन नहीं होता, जब बल और विस्थापन विपरीत होते हैं। तो आपको बताना है कि कार्य कब धनात्मक होगा। तो कार्य धनात्मक होगा तो कब होगा, तो आंसर है आपका विकल्प बी, बल और विस्थापन एक दिशा में होते हैं। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो बल वस्तु को आगे की ओर धकेलता है। इस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होता है। ठीक है। और जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तब क्या होगा, तब किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। और जब बल विस्थापन के लंबवत हो तब किया गया कार्य शून्य होता है। इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें, लवण जल में घुल जाता है क्योंकि, विकल्प है जल में मिलाने पर यह शीघ्रता से वाष्पीकृत होता है, यह कक्ष तापमान पर पिघलकर द्रव बन जाता है, इसका घनत्व जल से कम होता है और आसानी से उत्प्लवन होता है, जल के कणों के बीच आयन के प्रवेश के लिए स्थान होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, विकल्प डी, जल के कणों के बीच आयनों के प्रवेश के लिए स्थान होता है। देखिए, लवण जैसे कि NaCl जब जल में घुलता है, लवण जैसे कि NaCl जल में घुलता है क्योंकि जल के अणुओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। जल के ध्रुवीय अणु जल लवण के आयनों Na धनायन और Cl ऋणायन के चारों ओर आकर्षित होकर उन्हें घेर लेते हैं और आयनों को घोल में ले जाते हैं। इस प्रकार लवण जल में आसानी से घुल जाता है। यह प्रक्रिया क्या होती है, विलयन बनाती है। अगला प्रश्न, कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो कि गलत है। विकल्प है वे प्राग केंद्र की कोशिका में पाए जाते हैं, वे सुकेंद्र की कोशिका में पाए जाते हैं, वे झिल्लीबद्ध संरचनाएं हैं, या प्रत्येक कोशिका अंगक एक विशेष कार्य करता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। सही जवाब है विकल्प ए, वे प्राग केंद्र की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए, कोशिका अंगक जिसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, कोशिका अंगक जिसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो विशिष्ट कार्य करती हैं। ये केवल सुकेंद्र की कोशिका में होती हैं, प्राग केंद्र की कोशिकाओं में नहीं। ये झिल्लीबद्ध होते हैं और प्रत्येक अंगक किसी न किसी विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न देखें, जल, कांच और हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.5 और 2.42 है। प्रकाश किसमें गमन करता है? कांच माध्यम में सबसे तेज, हीरा माध्यम में सबसे तेज, जल माध्यम में सबसे तेज, माध्यम चाहे जो भी हो समान चाल से। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जल माध्यम में सबसे तेज। ठीक है, जल में अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.3, कांच का 1.5 और हीरा का दिया है 2.42। तो सबसे धीमी गति से किसमें करेगा? हीरा में, कांच में मध्यम और सबसे तेज किसमें होगा? जल में। ठीक है, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है जिसकी संरचना पिंजरे जैसी होती है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल या फ्लोरीन? तो कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा? विकल्प डी, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। फ्लोरीन की संरचना पिंजरे जैसी होती है। फ्लोरीन का सबसे प्रसिद्ध रूप है C60। फ्लोरीन कार्बन परमाणुओं के बंद गोले के रूप में निर्मित होता है। अगला प्रश्न,
यदि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता निरंतर बढ़ती है तो यह क्या इंगित करती है? विकल्प है असमान चाल, स्थिर वस्तु, एक समान चाल या फिर तात्क्षणिक विश्राम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए असमान चाल। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता किसी वस्तु की चाल को दर्शाती है। यह प्रवणता निरंतर बढ़ती है, चाल भी निरंतर बढ़ती है, अतः यह स्थिति असमान चाल को दर्शाती है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध R वाली एक विद्युत स्थिरी के सिरों पर विभवांतर V लगाने पर जब उसमें धारा I प्रवाहित होती है तो उसके साथ एक शक्ति P संबद्ध होती है। तो कौन सा संबंध इसमें से सही नहीं है? P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर अपन आर या P इक्वल टू वी अपन आई। सही जवाब विकल्प, आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। ये जो है ये आपका संबंध गलत है। तो चलिए देखते हैं। विद्युत शक्ति P किसी उपकरण द्वारा प्रति सेकेंड उपभोग की गई ऊर्जा की दर होती है। ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, जहाँ V विभवांतर, I धारा, R प्रतिरोध है। शक्ति के सही संबंध P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। और ये जो शक्ति का संबंध दिया है ये प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, शक्ति का संबंध प्रतिरोध नहीं है बल्कि चालकता से संबंधित है, इसलिए यह संबंध गलत है। तो आपने यहाँ पे कुल 25 प्रश्नों को कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप सभी को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।